नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कोच इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सेशन में। हम लोग पिछले वीडियो में इतिहास का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने होम रूल लीग आंदोलन व लखनऊ पैक्ट तक का क्षेत्र कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का ही। हमने कहा था कि आप लोग अगर इतिहास, मॉडर्न इंडिया को, आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से जहन में बिठाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं कि ये भूले ना, कभी भी कोई भी एग्जाम आए तो आप डरे ना इतिहास से। इसलिए आपको टाइमलाइन बनाकर पढ़ना चाहिए, किस सन में क्या हुआ, तो वो टाइमलाइन कैसे बनानी चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए। देखिए, मुश्किल से दो या ढाई पेज लगेगा आपको पूरा मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन बनाने में। इसलिए मैं अब क्या करूँगा, अपने प्रत्येक लेक्चर से पहले एक टाइमलाइन बना दिया करूँगा कि भाई थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता रहे और आप लोग भी इस तरह 2-2.5 पेज अपना निकाल लीजिए और वहाँ पर धीरे धीरे टाइमलाइन बनाते जाइए। देखिएगा आराम से आपका मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी टाइमलाइन क्या थी। तो 1914 से 1918 तक, यानी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उसके पश्चात देखेंगे तो जो प्रमुख घटनाओं की टाइमलाइन है ये, तो उसके पश्चात महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। उसके पश्चात 1916 में 2 प्रमुख घटनाएं हुई, एक हुआ लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, और एक हुआ होम रूल लीग आंदोलन। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि गरम दल कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, गरम दल व नरम दल के मध्य, उनका आपस में समझौता हुआ, यानी विलय हुआ, और मुस्लिम लीग हुआ कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। देखिए आप लोगों ने जिन लोगों ने टेट का पेपर दिया है वो जानते होंगे, इस बार ये प्रश्न पूछा गया है जिसमें दोनों ऑप्शन दे दिए गए, और ये 2 ऑप्शन देने के कारण ये प्रश्न गलत हो जाएगा, कोर्ट में इसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से मजाक कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि एक ही विकल्प, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-2 विकल्प सही कर दिए जाते हैं और फिर बच्चे घूमते रहते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए देखिए, फिर 1916 के पश्चात 1917 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव डाले, वो था 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या है सविनय? मैं इसकी बात पूरी करूंगा, सविनय अवज्ञा क्या है, ये सारी चीजें महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद कपड़ा मिल में मजदूरों ने हड़ताल की महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और उसके बाद उसी साल 1918 में खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है, खेड़ा में किसानों का फिर से नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने, खेड़ा सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं। उसके पश्चात जो अंग्रेजों ने अपने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वादे किए थे कि जब भी हम युद्ध जीत जाएंगे तो भारतीयों को कुछ सहूलियतें देंगे, कुछ अधिकार देंगे, और उसी के परिणामगत रूप में हमें दिखाई पड़ता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए, चूंकि इसमें ऐसी बातें थी जिसमें कहीं से कहीं तक भारतीयों का हित नहीं हो रहा था, अपितु तो अंग्रेजों के ही शासन का सुदृढ़ीकरण हो रहा था, ऐसी कंडीशन में इसे जबरिया लागू कराने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इसी के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ हुआ 1919 में ही। उसके पश्चात इसी रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में, या यूँ कहें रॉलेट सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और उन पर गोलियां चलाई गई, तमाम लोग घायल हुए, शहीद हुए, और उसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये थी आपकी पूरी की पूरी टाइमलाइन। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, फिर 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, आपका होम रूल लीग आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में ही रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919
1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये थी आपकी टाइमलाइन। हमने प्रथम विश्व युद्ध कर लिया है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कर लिया है, लखनऊ पैक्ट व होम रूल लीग समझौता कर लिया है, होम रूल लीग आंदोलन कर लिया है, सॉरी। और अब हम करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चंपारण सत्याग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना चंपारण सत्याग्रह व अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि भैया चंपारण है कहाँ। तो चंपारण वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ भैया? बिहार राज्य में। बीपीएससी वाले अच्छे से जानते होंगे, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो ध्यान से देखें, बिहार में पड़ता है। और चंपारण जिले की बात करें तो चंपारण जिला वर्तमान में 2 जिलों में विभाजित है, एक पूर्वी चंपारण जिला व पश्चिमी चंपारण जिला। और ये दोनों जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से सटे हैं। ठीक, मैं सटा लिख देता हूँ शब्द, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया। तो यहाँ पर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है पीसीएस या बीपीएससी ऐसे एग्जामों में, पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में, आरओ में, कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। ठीक, तो असहयोग या सत्या, इस तरह के ध्यान से अगर देखेंगे तो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार चंपारण में किया है, पहला सत्याग्रह आंदोलन। अब ये सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह में दीर्घ संधि है, सत्य धन आग्रह। ठीक, यानी सत्य के प्रति आग्रह, जो भी सत्य है उसको अपनी वह बात अपनी रखिए, अगर सत्य है तो अपनी बात रखिए और उससे पीछे मत हटिए और उसकी डिमांड करते रहिए। यही क्या है? सत्याग्रह है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। यहाँ पर एक पद्धति चलती थी जिसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। ये खेती में इस्तेमाल की जाने वाली एक पद्धति थी। ठीक, आप जैसे हमारे यहाँ तो बीघा चलता है, आप जैसे ही बनारस क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर कट्ठा चलने लगता है कि कितने कट्ठा खेत है आपके पास। इस तरीके से वहाँ बात चलने लगती है। कट्ठा मतलब खेत की मापन इकाई वहाँ पर कट्ठा हो जाती है। ठीक, और उसी शब्द से निकला है तिनकठिया, यानी 3 कट्ठा। ठीक, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि अगर किसी किसान के पास 3/20 यानी 20 कट्ठा भूमि है तो वह अपने 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेगा। ये अंग्रेजों द्वारा जो बगान मालिक थे उनके द्वारा लगाया गया एक नियम था। ठीक, परिणामतः हुआ क्या? देखिए 19वीं शताब्दी में अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1890 के बाद की बात है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हो गया था, यानी रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया था। ऐसी कंडीशन में जो कपड़ा रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी, तो वहाँ पर अब नील की आवश्यकता नहीं रह गई, यानी वर्ल्ड में नील की खेती की डिमांड एकदम से नीचे गिर गई। अब जब डिमांड गिर गई, उसके बावजूद अंग्रेजों ने मजबूर किया किसानों को कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, अन्यथा आप क्या कीजिए, नील की खेती ना कीजिए तो हमको जुर्माना दीजिए। ठीक, हमको जुर्माना दीजिए और आप नील की खेती ना कीजिए, और जुर्माना भी इतना कि किसान परेशान हलकान। तो इसलिए किसानों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। किसान वहाँ पर छुटपुट लड़ाइयाँ भी कर रहे थे, अंग्रेजों द्वारा दमन भी हो रहा था। ऐसी कंडीशन में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से लखनऊ पैक्ट 1916 के दौरान मुलाकात किए और उन्हें महात्मा गांधी जी को बताया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है और आप साउथ अफ्रीका में झंडा गाड़ के आए हैं अभी अभी, तो चलिए हमारे यहाँ भी कम से कम इन किसानों की बात अगर आप सुन लेंगे तो उनके अंदर एक उत्साह का संचार होगा, उन्हें भी लगेगा कोई हमारी बात सुनने के लिए आया। और आपको पूरा देश जानता है दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के सफलता के परिणाम स्वरूप, ऐसे में थोड़ा सा उनको भी सहारा मिलेगा, इसलिए आप हमारे यहाँ आइए और इस आंदोलन की पृष्ठभूमि की जांच कीजिए। गांधी जी पहुँचे चंपारण और पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सज़ा भी थोड़ी सी हुई, जज ने सज़ा भी थोड़ी सी सुनाई। और इस आंदोलन के जैसे ही गांधी जी वहाँ पर पहुँचे और गांधी जी ने डिमांड किया कि भाई एक जांच समिति बनाई जाए और जांच समिति यह तय करे कि भाई जिन लोगों ने जुर्माना लिया है, जिन नील के बगान मालिकों ने जुर्माना लिया है, वो जुर्माना वापस करें और नील की खेती करने के लिए बाध्य ना करें, यानी तिनखटिया पद्धति के लिए बाध्य ना करें।
और किसानों को अपनी मर्जी से खेती करने दें। इसलिए एक परिणामतः क्या हुआ, गांधी जी के दबाव से ही एक जांच समिति का गठन हुआ और परिणामतः जो नील बागान मालिक थे उन्होंने अवैध वसूली का 25% वापस किया, प्लस तिनकठिया पद्धति को भी समाप्त किया। ये थी पूरी कहानी आपकी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। और जो भी फैक्ट है उन्हें कर लेते हैं। इसी सत्याग्रह की सफलता, ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन है भारत में। अभी तक आप देखिए, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे बंगभंग का विरोध हो, ठीक, कोई भी आंदोलन हो, चाहे गदर आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, अभी तक भारत में सफल नहीं हुआ था। ये पहला आंदोलन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, यह पहला आंदोलन है जो सफल हुआ है। इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती और इसीलिए विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। ठीक, तो अगला फैक्ट कर लेते हैं। इसी आंदोलन की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और उसी के बाद से हम महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं और भी जो फैक्ट हैं कि गांधी जी के अन्य सहयोगी, गांधी जी अकेले नहीं गए थे, अन्य सहयोगी भी थे उनके, अन्य लोग भी उनके साथ पहुंचे थे ट्रेन से। तो गांधी जी के अन्य सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑलरेडी बिहार के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, नरहर पारिक, मजरूल हक, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, ऐसे लोग चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग कर रहे थे, गांधी जी को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है हमारे इतिहास के साथ, कि हमारे इतिहासकारों ने जो भी इतिहास लिखे, एक तो वामपंथी विचारधारा से है, तो अपनी विचारधारा खूब ठूस के डाले हैं किताबों में। अब सोच के देखिए कि बड़े बड़े इतिहासकार बिपिन चंद्रा जैसे लोग जब हमारे भगत सिंह को या चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी आतंकवादी नाम से पुकार रहे हैं, तो कितनी बुरी बात। ठीक, तो आप समझ रहे हैं इतिहास लिखा कैसे गया। इतिहास ऊपर से लिखा गया है हमारे यहाँ, यानी नेतृत्वकर्ता को तो जानते हैं आप में से हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने राम राजकुमार शुक्ल जी का नाम पहली बार सुना हो। ठीक, यानी ऊपर से तो हम जानते हैं, लेकिन नीचे से पृष्ठभूमि किसने तैयार की इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं बड़ी बड़ी रैलियां, 10-10 लाख 15-15 लाख लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं रैलियों में, लेकिन उन लोगों को जुटा कौन रहा है? कार्यकर्ता, नेताओं के या पार्टियों के कार्यकर्ता, उनकी बात कोई नहीं करता है। और यही हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही हमारे इतिहास के साथ भी है कि निचले स्तर के जो नेता थे, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक, ये रामचंद्र गुहा जी ने रिसर्च भी किया है, बिपिन चंद्रा ने भी रिसर्च किया है इस पर कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र क्यों है। मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ, लेकिन आपको इससे हो सकता है समझ डेवलप हो। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र क्यों बना, कि इसलिए बना कि मुस्लिम लीग में अग्रणी नेता थे, यानी फर्स्ट लाइन वाले, लेकिन जैसे ही फर्स्ट लाइन का समापन हुआ उनके पास सेकेंडरी लाइन ही नहीं थी, यानी द्वितीयक स्तर के, यानी द्वितीय लाइन में खड़े नेता ही नहीं थे जो उनका स्थान ले सके। और अगर द्वितीय के ऊपर कोई आँच आए तो तृतीय स्तर का नेता हो जो स्थान ले सके। इसी से उदाहरण से मैं अपने यहाँ समझाता हूँ आपके यहाँ, कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका देहांत हुआ तो उनका स्थान एक छोटे कट के लेकिन अपने इरादों से इतने मजबूत, इतने विशाल कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका स्थान लिया, यानी कि सेकेंड लाइन के नेता। आपने इतिहास उठाइए आप लोग और देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम कितनी जगह आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, वो सेकंड लाइन के नेता थे। और जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ तो थर्ड लाइन के नेता के रूप में आपके देश में इंदिरा गांधी जी ने उनका स्थान लिया। इसलिए हमारा राष्ट्र सफल हुआ है, हमारा संविधान सफल हुआ, हमारा देश मजबूत हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ऐसे करके नेता थे, यानी एक संगठन था बाकायदा। जबकि मुस्लिम लीग में कोई उस तरीके का संगठन नहीं था कि ऊपर से लेकर नीचे तक की कतारें मौजूद हों। आज वर्तमान में यदि देखें तो मैं राजनीति से थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान में देखें तो कांग्रेस पार्टी की विफलता का प्रमुख कारण यही है, वर्तमान की कांग्रेस का, कि उसमें थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन या फिफ्थ लाइन या
सेकेंड लाइन के जो नेता हैं या तो वो पीछे या तो भुला दिए गए या तो उनका योगदान ही निगलेक्ट कर दिया गया। और बीजेपी जैसी पार्टी इतना मजबूत इसलिए हो पाई है क्योंकि वह नीचे से ऊपर तक के उन्होंने अपना लेयर बना लिया है कार्यकर्ताओं की या अपने संगठन की, और ऐसे संगठन बड़े ही मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक टिकते हैं। तो आप लोग मेरी बात पूरी तरह समझ रहे होंगे इतिहास लिखा कैसे गया है और हमें पढ़ना कैसे चाहिए। वर्तमान में जो सरकारें हैं, दक्षिणपंथी सरकारें हैं, वो नीचे से इतिहास को उठा रही हैं, यानी नीचे से पूछ रही हैं। इसलिए इन लोगों के नाम, राजकुमार शुक्ल जी का नाम, इनका नाम भी आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो समझ गए होंगे तिनकठिया पद्धति क्या है। थोड़ा सा विषयांतर होकर नील की खेती की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार आप लोग अगर फोटो के माध्यम से नील की खेती समझ गए तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, मेमोरी ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी। तो देखिए ये है नील की खेती, आप लोग देख रहे होंगे फोटो में, ठीक। नील की खेती है, नील का पौधा है। फिर क्या होता था, इन पौधों को, ये जो फोटो दिख रहा है इसमें ये जो हौज दिख रहे हैं इनमें डाला जाता था और गर्म किया जाता था। और हौज के नीचे क्या होता था, एक नाली होती थी, यानी कि जैसे कि ये एक हौज है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके नीचे एक पतली सी नाली होती थी। इस नाली में जब ये पौधा अंदर जाता था इसमें हौज में, तो क्या होता था, पौधे से नीला पदार्थ निकलता था और जो गाढ़ा पदार्थ होता था वो नीचे की नाली से बाहर आ जाता था। फिर इस पदार्थ को, इस गाढ़े पदार्थ को यानी गाढ़े रस को कपड़ों में बांध दिया जाए, कपड़ों में सुखा लिया जाता था, सूती कपड़ों में सोख लिया जाता था और उसके बाद उस कपड़े को सुखा लिया जाता था। फिर उस कपड़े को झाड़ देते थे तो जो पदार्थ बचता था वही नील होता था। आप लोग समझ रहे होंगे नील कैसे बनाया जाता था। मैंने शार्ट में आपको बताया है, आपको और इंटरेस्ट हो तो यूट्यूब पर जाकर नील बनाने की तकनीक या प्राचीन काल में नील कैसे बनती थी आप उसे देख सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं। तो आई थिंक आप लोग यहाँ से चीज़ें समझ गए होंगे, कोई भी फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है, तिनकठिया पद्धति, राजकुमार शुक्ल, विभिन्न नेताओं के नाम, तो इसका परिणाम क्या हुआ और गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि किसने दी। अभी हम एक बार में पूरे सारे प्रश्न कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद, सबसे पहले तो भैया अहमदाबाद है कहाँ, गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद को प्राचीन काल में असावल भी कहते थे। क्या कहते थे, असावल। मैं कहीं लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। असावल भी कहते थे और इसका एक और नाम था जिसे कर्णावती भी इसे कहा गया है। अन्य नामों में, प्राचीन ग्रंथों में इसे कर्णावती भी ना कहा गया है। और यहाँ के एक सुल्तान रहे हैं, सुल्तान अहमद शाह, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है अहमदाबाद, ठीक। अब चलिए देखते हैं अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है। तो यह है भैया साबरमती नदी, जो कि अरावली पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और इसी अहमदाबाद शहर में गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम, क्या नाम है, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी सन 1915 में। समझ गए, ये इतने सारे फैक्ट हैं। आप लोगों ने IIM का लोगो देखा है कभी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का लोगो देखिए, उसमें एक जाली बनी हुई है, बढ़िया पौधा बना हुआ जाली में, वो है सीदी सैयद मस्जिद की जाली। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीदी सैयद मस्जिद कहाँ है, अहमदाबाद में, ठीक। अब हम चलते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। यहाँ पर देखिए हड़ताल हो रही यानी कि कोई कारण हुआ होगा। इससे पहले पहला फैक्ट हम देखते हैं कि यह गांधी द्वारा आयोजित प्रथम भूख हड़ताल है। ध्यान रखिएगा, गांधी जी इसके बाद जो हमारा आंदोलन आएगा खेड़ा सत्याग्रह, वहां पर देखेंगे गांधी जी ने अपने सारे प्रयोग यही 2 साल में कर लिए और सब सफल हुए और इन्हीं प्रयोगों को बार बार दोहराया है, ठीक। गांधी जी का कोई बड़ा आंदोलन सफल नहीं हुआ, चाहे वो असहयोग रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा रहा हो और चाहे भारत छोड़ो रहा हो, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन ये 3 आंदोलन सीरियल से सफल होते हैं। पहला चंपारण सफल होता है, दूसरा देख रहे हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका कारण क्या था कि कपड़ा मिलों के जो मालिक थे, ठीक, वहाँ पर दरअसल अहमदाबाद में एक प्लेग फैला। परिणाम था जो कपड़ा मिल में मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने प्लेग के बोनस की मांग की, और मांग कितनी की, 50% की मांग की। लेकिन
जो कपड़ा मिल के मालिक थे वो दे कितना रहे थे, 20%। परिणामतः लोगों ने देखा, ये मजदूरों ने ये चीज़ देखी और गांधी जी को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं मतलब गांधी जी से संपर्क किया कि भैया चंपारण में आप झंडा गाड़ दिए हैं, दक्षिण अफ्रीका में झंडा पहले गाड़ चुके हैं, आइए हमारे यहाँ, ठीक, हमें ये परेशानी, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए। गांधी जी पहुँचे और कहा कि अब सब लोग भूख हड़ताल करेंगे। ठीक, तो देखिए गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की और गांधी जी की मध्यस्थता में कितने परसेंट, 35% बोनस देने पर राजी हो गए कपड़ा मिल के मालिक। ठीक, अब इसमें एक फैक्ट और है, मैंने कहा हम इतिहास थोड़ा सा नीचे से भी पढ़ेंगे। ठीक, तो एक फैक्ट कौन सा है कि इसी आंदोलन के दौरान एक महिला थी, अनसुईया बेन इनका नाम था। ठीक, गुजरात में अक्सर महिलाओं के नाम के पीछे बेन लगाया जाता है। ठीक, अनसुईया बेन जी, उन्होंने गांधी जी को खूब हेल्प किया। और ये अनसुईया बेन कोई ऐसी वैसे नहीं कि कोई भी महिला थी, ये प्रसिद्ध उद्योगपति और इनफैक्ट जो वहाँ का जितना भी कपड़ा मिल था उस एसोसिएशन, कपड़ा मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबालाल साराभाई जी की बहन थी। तो आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो हीरोइन होती हैं वो एक बड़े ही डॉन की बेटी होती हैं और जब उसको पता चलता है कि हमारे पिताजी डॉन टाइप है तो उन्हीं का विरोध करने लगती है और हीरो के साथ मिलकर षड्यंत्र करती। समझ गए होंगे, कुछ उसी प्रकार का सीन यहाँ पर हो रहा है कि अनसुईया बेन जी जो कि मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबालाल साराभाई की बहन है, वो गांधी जी का सहयोग कर रही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये संस्था है और इसी आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। रट्टा मारेंगे, कई बार वन लाइनर में सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है। तो ये समाप्त होती है आपकी दोनों स्लाइड्स। और देखिए यहाँ से हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए हैं। एक मजबूरी क्या होती है ऑनलाइन क्लासेज में या यूट्यूब में कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चों के पास इतना धैर्य नहीं कि धैर्य से पढ़ सकें, और वो भी वन लाइन, वो क्या कहते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो खटाखट बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके धीरे धीरे पढ़िए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप पचा भी सकते हैं इन्हें। इसीलिए मैंने कहा था मेरे साथ रहिए 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना कम से कम, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, मैथमेटिक्स, जितना कुछ भी है सब आपकी जेब में होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए हमारे साथ। तो चलिए हम इनके बारे में सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी आदत है वन लाइनर करने की उसको कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है, जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। चंपारण में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो नील की खेती जो कि तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी उसके विरोध में हुआ था। तिनकठिया पद्धति किसे कहते हैं कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य, यानी 20 भाग भूमि है तो उसके 3 भाग पर नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था, उसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। ठीक, चंपारण सत्याग्रह में किसकी विजय हुई, या यूँ कहें कि चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों ने जो तिनकठिया पद्धति उसकी समापन की घोषणा की थी। ठीक, ये सारे फैक्ट हो गए चंपारण सत्याग्रह के। अब देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल के जो फैक्ट है या वन लाइनर है कैसे आएंगे। ठीक, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। किस नदी के किनारे महात्मा गांधी ने अपना साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो साबरमती नदी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल किसके विरोध में शुरू हुआ? तो प्लेग बोनस के संबंध में ये शुरू हुआ था, यानी प्लेग बोनस कम दे रहे थे, ज़्यादा की डिमांड हो रही थी। ठीक, और अहमदाबाद मिल हड़ताल में किस महिला ने महात्मा गांधी को सहयोग दिया था? तो ये मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबालाल साराभाई जी की बहन अनसुईया बेन थी। ठीक, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की।
तो ये थे आपके सारे के सारे वन लाइनर फैक्ट। आप चाहें तो दो तरीके से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। आप वन लाइनर फटाफट पढ़ते जाइए और 2 दिन बाद भूल जाइए, या फिर इस तरीके से कहानी बनाकर पढ़ते जाइए और फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। शुरू करते हैं गांधी जी का अगला आंदोलन, जो कि है खेड़ा सत्याग्रह। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि खेड़ा है कहाँ? तो खेड़ा आपका वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह की डेट देख लीजिए, 22 मार्च 1918। 22 मार्च क्यों लिखना पड़ा? पहले तो नहीं लिखते थे, सन याद करते थे। 22 मार्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, मिल आंदोलन हुआ। ऐसी कंडीशन में कन्फ्यूजन आपके मन में ना क्रिएट हो जाए कब कौन हुआ, तो अहमदाबाद 15 मार्च को हुआ था, ये 22 मार्च को स्टार्ट हो गया। तो पहले कौन सा आंदोलन आएगा? चूंकि गांधी जी के आंदोलनों का क्रम लगाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है 22 मार्च 1918। अब देखते हैं, ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। ठीक, गांधी जी, मैंने आपसे पहले भी बात कर ली कि गांधी जी अपने सारे प्रयोग यही 2 साल में कर लिए, 1917 और 1918 में ही सारे प्रयोग कर लिए। चलिए देखिए, गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन, कारण क्या था? दरअसल खेड़ा क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, फिर भी जब किसानों ने विरोध किया कि भाई हमसे मालगुजारी ना ली जाए इस साल, लेकिन सरकार नहीं मानी, तो इन लोगों ने, यानी खेड़ा के किसानों ने गांधी जी से संपर्क किया कि 2-3 जगह झंडा गाड़ चुके हो, आ जाओ हमारे यहाँ झंडा गाड़ना है। ठीक, तो गांधी जी वहाँ पर पहुँचे और सब लोगों से कहा कि किसानों को शपथ दिलाई कि आप लोग पैसा नहीं देंगे, यानी मालगुजारी नहीं देंगे, सरकार के साथ असहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सरकार के साथ असहयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए, सरकार के साथ असहयोग करने के कारण मालगुजारी किसानों ने नहीं दी। मालगुजारी नहीं दी तो सरकार ने इन किसानों की संपत्ति जब्त कर ली। किसान और ज़्यादा उग्र हो गए, लेकिन कोई भी किसान हिंसा नहीं कर रहा था। कहा आप खेती करेंगे नहीं, जाओ छोड़ दो। ऐसी कंडीशन में गांधी जी मध्यस्थ के रूप में अंग्रेजों से बात की, सरकार से बात की, और परिणामतः गांधी जी की मध्यस्थता में ही यहाँ पर एक समझौता हुआ, और उस समझौते का परिणाम ये था कि किसानों को 1 वर्ष का लगान नहीं देना पड़ा, 1 वर्ष का लगान पूरी तरह माफ, और आगामी वर्षों में, यानी उसके बाद भी जो कर की दरें थी, जो लगान की दरें थी, उन्हें भी कम कर दिया गया। इस तरीके से यह खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह भी पूरी तरह सफल हुआ गांधी जी का। अब देखिए, यहाँ पर 2 फैक्ट और करेंगे, 2 फैक्ट और करेंगे। फैक्ट ये कि इसी आंदोलन के दौरान इंदुलाल याज्ञिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे युवा नेता नहीं कहेंगे, ये वकील थे वास्तव में, युवा वकील, जो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए, अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ हो लिए और गांधी जी का सहयोग प्रदान किया। तो ये भी याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल व इंदुलाल याज्ञिक जैसे वकील गांधी जी के साथ आए? तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए, आज चूंकि 30 जनवरी है, ठीक, गांधी जी का देहांत हुआ था इसी दिन, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, आज शहीद दिवस है। उन्हीं की याद में, या यूँ कहें कि उन्हीं को देखते हुए आज हम गांधी जी को भी देखिए पढ़ रहे हैं, सौभाग्य हमारा। और गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनका क्रम लगाने के लिए जो पीसीएस वाले हैं फोकस करें, आरओ वाले फोकस करें इस पर। गांधी जी के आंदोलनों का क्रम लगाने के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम। तो गांधी जी के आंदोलनों का क्रम, गिरमिटिया आंदोलन, गिरमिटिया सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अच्छा, गिरमिटिया किसे कहते हैं? थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। गिरमिटिया, देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका व उसके आसपास, यानी मेडागास्कर, सेशेल्स, ऐसे द्वीपों की खोज की। और जब द्वीपों की खोज की, और वहाँ पर चूंकि अंग्रेजों को गन्ना चाहिए था क्योंकि चीनी बनानी थी। ध्यान रखिएगा कि पहले यूरोप में गन्ना होता नहीं, मतलब चीनी थी ही नहीं, ये लोग चीनी बनाते थे चुकंदर से। ठीक, फिर इन्हें, आप लोग एटलस खोलेंगे, कभी खोलिएगा एटलस को, तो उत्तरी अमेरिका से पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैरिबियन द्वीप समूह मिलेंगे। वहाँ पर अंग्रेजों ने गन्ने की खेती स्टार्ट की। वहाँ पर देखा एक पेड़ पौधा उगता है जिसके रस से वहाँ के लोग गुड़ बनाते हैं और उससे चीनी बन सकती। बड़े पैमाने पर फिर अंग्रेजों ने चीनी उत्पादन शुरू किया, क्योंकि
चीनी की उत्पादन कह रहे हैं, बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन शुरू किया, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाना आसान था बजाय चुकंदर से। तो ऐसी कंडीशन में तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने विषुवत रेखा या गर्म विषुवत रेखा के आसपास या गर्म प्रदेशों के आसपास भूमि तलाशना शुरू किया, नए नए द्वीपों की खोज शुरू की, ताकि वहां पर गन्ना पैदा किया जा सके, क्योंकि गन्ना खरीफ फसल है, बारिश की उसे जरूरत होती है। ठीक, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने, चूंकि अब वहां पर ये निर्जन द्वीप है, यहाँ पर गन्ना अच्छा हो सकता है, तो लोगों को वहां पर बसाना शुरू किया, ऐसे लोग जो मजदूरी कर सकें। इसी तरह भारत से भी बंगाल के रीजन से कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया गया कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहाँ पर आपको एक फिक्स मजदूरी मिलेगी, अच्छी मजदूरी मिलेगी, और वहाँ पर आप लोग साल 2 साल 3 साल जितने का एग्रीमेंट होता था, एग्रीमेंट के हिसाब से आप रहेंगे, फिर आपको वापस ले आएंगे। ठीक, इसी एग्रीमेंट का, चूंकि जब पहले मजदूर सेशेल्स वगैरह द्वीप गए, वो पहले मजदूर बिहार के थे। ठीक, तो बिहार के जो मजदूर थे, इसी एग्रीमेंट का, चूंकि बिहार में आप लोग जानते हैं लव को लब कहते हैं, ठीक, थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज बिहार में बदल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश होते होते गिरमिटिया शब्द पैदा हुआ। देखिए एग्रीमेंट कहाँ पर है, गिरमिटिया कहाँ पर है। तो ऐसे मजदूर जो विभिन्न देशों से, या यूँ कहें जो भारत से एग्रीमेंट के तौर पर विभिन्न देशों में मजदूरी के लिए ले जाए गए, उन्हें ही गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इनको। चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के क्रमशः आंदोलन, क्योंकि पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम्स में, बिहार पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इनके आंदोलनों के क्रम के बारे में पूछ लेता है, लगाने को दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरमिटिया सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, चंपारण सत्याग्रह उसके बाद हम पढ़ चुके हैं बिहार में, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ पर, गुजरात में, जिसे हम प्रथम भूख हड़ताल भी कह सकते हैं। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह जिसे हम प्रथम असहयोग आंदोलन भी कर सकते हैं, हमने खेड़ा तक कर लिया है। उसके बाद की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 में हुआ, फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और 12 फरवरी 1922 में समाप्त हुआ। चौरी चौरा कांड जो हुआ 5 फरवरी 1922 को, उसी के बाद 12 फरवरी को वापस फाइनली ले लिया गया, आधिकारिक रूप से ले लिया गया। फिर असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आप लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई। ठीक, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो से पहले एक और आंदोलन थोड़ा सा हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कह सकते हैं। ये हुआ था 1940 को। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा संशोधन के साथ अगर लिखना चाहें, और बीच में एक आंदोलन, चूंकि यह व्यक्तिगत था, यानी कि इसमें कुछ व्यक्ति चुने जाते थे और वो सत्याग्रह अपने लेवल पर करते थे। इसमें मतलब पूरा जनमानस या यूँ कहें पूरे नागरिक शामिल नहीं होते थे। गांधी जी नॉमिनेट करते थे कि आप सत्याग्रह शुरू कीजिए, आप सत्याग्रह शुरू कीजिए, और गाँव से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, उसे ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए यह कोई मेजर सत्याग्रह या मेजर आंदोलन नहीं था, इसलिए इसे यहाँ पर नहीं लिखा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रम लगाने को पूछ सकता है, क्रम लगाने को आता है। अब हम एक तरफ से एक उंगली पर गिनते हुए निकल चलते हैं। चलिए, गांधी जी के आंदोलनों का क्रम। तो पहला गिरमिटिया आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा चंपारण आंदोलन बिहार में, तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में, चौथा खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। ठीक, पांचवा आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च यानी कि जो दांडी मार्च किए थे, यानी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट हुआ, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये था आपका गांधी जी से रिलेटेड सारे के सारे आंदोलनों का क्रम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड शुरू करेंगे, क्योंकि अब गांधी जी समाप्त हो गए।
आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी जी तो कभी नहीं समाप्त होने वाले, आंदोलन समाप्त हो गए गांधी जी से रिलेटेड। तो अब हम इसी के बाद करेंगे जो अगला साल हमारा आएगा, हमने जो क्रमबद्ध रूप से अपना सिनॉप्सिस या यूँ कहें कि जो टाइमलाइन बनाई थी उसी के टाइमलाइन में जाकर देखिए जो अगला क्रम आएगा वो होगा भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। चलिए शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट होंगे हम सारे के सारे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए हुआ क्या, पहले तो कहानी जानिए, ठीक, क्योंकि कहानी और किस्सा आपको पता है तो आप चीज़ें आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो किस्सा क्या है, 1914 में स्टार्ट हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध। परिणामतः अंग्रेजों की हालत हो गई पतली। अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगी कि भाई भारतीय नेताओं से, भारतीय जन समूह से मदद मांगी कि हमारी हेल्प करो इस युद्ध को जीतने में, और युद्ध जैसे ही खत्म होगा हम आपके लिए आपके अनुसार एक अधिनियम लेकर आएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से शासन कर पाएंगे। ठीक, लॉलीपॉप दिया गया। हुआ क्या, महात्मा गांधी जैसे नेता भी इस लॉलीपॉप के चक्कर में आ गए, और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जितने भी नेता थे अंग्रेजों की हेल्प करने लगे। हमने पिछले वीडियो में किया है कि महात्मा गांधी को इस दौरान भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित भी किया गया, और महात्मा गांधी को लोगों ने एक उपाधि दी जिसे हम जानते हैं कि भर्ती वाला सार्जेंट नाम से। ठीक, तो उसके पश्चात क्या हुआ, 1918 में मैंने डेट लिखी थी 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक समाप्ति, युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा हो गई। परिणामतः हुआ क्या, अब भारतीयों ने डिमांड शुरू कर दी, भैया अपना वादा पूरा कीजिए। परिणामतः अंग्रेजों ने 1919 में भारत शासन अधिनियम के नाम से एक नया अधिनियम बनाया, ठीक, जिसे हम लोकप्रिय नाम जो कि इसका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और देखिए हरामखोर अधिनियम बना रहे हैं और नाम क्या रख रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। ठीक, बड़ा कमीना आदमी अंग्रेज। ठीक, फिर भी हमारी आत्मा कहती रहती है कि अंग्रेज बन जाए, कितना हम गोरा हो ले, कितनी फटफट अंग्रेजी बोल ले, हम अंग्रेज हो गए। ठीक, अंग्रेज होने का मतलब कमीना हो गए। चलिए, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे क्यों कहते हैं, उस समय जो भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों की संसद में मौजूद व्यक्ति होता था उसे भारत सचिव कहते थे, और उस समय मॉन्टेग्यू नाम का एक भारत सचिव था। ठीक, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक, भारत के वायसराय, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए 1919 में बंद तो गया, लेकिन क्या भारतीय संतुष्ट होंगे, इसके प्रावधान अभी देखेंगे आप खुद ही नहीं संतुष्ट होंगे, ये तो धोखा है एक तरह का। चलिए प्रावधान देखते हैं। तो देखिए जो फैक्ट है प्रावधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, मैंने केवल वही लिखा है, मैं उस बवाल में नहीं गया हूं कि केंद्रीय विधानसभा में सीटें इतने से इतने कर दी गई, प्रांतों में इतने से इतने कर दी गई, ये सब बवाल नहीं पूछा जाता, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है केवल वही लिखा गया है। शुरू करते हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ही अभी तक इंग्लैंड में जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती थी, जो डीएम एसडीएम बनते आईएएस अधिकारी, पहले आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक, अब हो गया है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक, तो इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, लोक सेवा आयोग से। ठीक, तो पहले ये परीक्षा होती थी इंग्लैंड में ही, लंदन में ही होती थी। अब भारत में ही एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका गठन हुआ 1926 में। रट्टा मारेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इस अधिनियम के थ्रू भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक, वर्तमान में इसे हम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ। और इसमें अंग्रेजों की चाल देखिए, पहले तो हिंदू मुस्लिम में विभाजन किए कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में देकर,
अब इसका विस्तार कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सिखों को भी हिंदू धर्म से अलग करने के लिए ये पृथक निर्वाचन प्रणाली में डाल दिए कि सिख का निर्वाचन सिख ही करेगा। ठीक, तो सिखों को, फिर ईसाई की 3 कैटेगरी आप देखेंगे यहाँ पर। भारतीय ईसाई यानी कि जो भारतीय लोग हैं और ईसाई धर्म अपना लिए हैं, और जो एंग्लो इंडियन यानी जिनके माता या पिता में से कोई अंग्रेज रहा हो, और तीसरा यूरोपीय यानी कि जो कि भारत में रह रहा हो अंग्रेज, लेकिन यूरोप का हो, भारत की नागरिकता ना लिए हो। तो ये देखें तो एक प्रकार से तीनों ईसाई की कैटेगरी है कि नहीं। अच्छा, भारतीय ईसाइयों को क्यों रखा गया यहाँ पर अलग पृथक निर्वाचन में? इसलिए ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म परिवर्तन कर लें और भारत में ईसाइयत फैल जाए। देख रहे हैं बुद्धि इन लोगों की कितना चालाक है, लोमड़ी से भी चालाक। ठीक, तो ये है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम में। आपसे पूछा जा सकता है कि सिखों को पृथक निर्वाचन प्रणाली में किस अधिनियम के माध्यम से डाला गया? तो 1919 का अधिनियम। आगे आते हैं, लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। यानी लंदन में भारत का एक, जैसे राजदूत नहीं होते, राजदूत का कार्यालय, तो ये उच्चायुक्त का कार्यालय। हमने आपको पॉलिटी में, शायद पॉलिटी के लेक्चर में यहाँ पढ़ाया था कि जो कॉमनवेल्थ के राष्ट्र होते हैं, कॉमनवेल्थ में शामिल देश होते हैं, वो एक दूसरे के यहाँ राजदूत, एम्बेसडर की नियुक्ति ना करके उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल की भावना में ये शामिल किया गया था कि हम एक दूसरे को विदेशी नहीं मानेंगे। और राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल हुए थे शुरुआत में जो कि अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। वायसराय की कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में 3 भारतीय आवश्यक। ये सब देखिए क्या कर रहे हैं, केवल नौटंकीबाजी हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए जो प्रमुख विधायी संबंधी प्रावधान थे, यानी विधानमंडलों संबंधित जो प्रमुख प्रावधान थे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहीं से ही प्रश्न बनता है इसमें मोस्टली। चलिए देखिए, तो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पर यहाँ पर परिवर्तन किया गया, यानी प्रांत स्तर पर यहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो केंद्रीय स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही जो अभी तक केंद्रीय विधान परिषद था उसे बदलकर 2 सदनीय किया गया, और 2 सदन केंद्रीय विधानसभा व राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसे आप लोकप्रिय नाम से आज की तुलना करें तो ये थी आपकी लोकसभा और ये थी आपकी राज्यसभा। ठीक, तो केंद्रीय विधानसभा व राज्य परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, वहीं राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। हालांकि वायसराय की इच्छा पर इसे बढ़ाया जा सकता था अनंत काल तक। देख लो हरामखोरों की बातें। तो ये कार्यकाल लिखने की क्या जरूरत थी यार, जब बढ़ाया जा सकता है तो अपने हिसाब चलाते रहो। और सभी विषयों को देखिए, विषय मतलब जिस मुद्दे पर कानून बनाया जा सके उन्हें विषय कहा जाता है। ठीक, सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय व प्रांतीय। वर्तमान के भारतीय संविधान को देखें तो 7वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची। तो देखिए पहला विभाजन, इस तरह क्वेश्चन क्या बनेगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा फोकस से सुने कि पहली बार क्वेश्चन अगर इस तरह बने, पहली बार विषयों का विभाजन किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? ठीक, तो क्या होगा, भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 नाम से। ठीक, चलिए, तो केंद्रीय व प्रांतीय। फिर 1935 का जब हम अधिनियम पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे केंद्रीय, समवर्ती व प्रांतीय। ठीक, पहली बार विभाजन यही हो रहा है। अब चलिए प्रांतीय स्तर पे क्या हुआ, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी कमीनापंथी इन लोगों को दिखेगी। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब ये द्वैध शासन क्या है इसको मैं समझाता हूँ, पहले तो ये कर लेते हैं। द्वैध शासन के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये हैं सर लियोनल कॉटिस। सर लियोनल कॉटिस ये है द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? सर लियोनल कॉटिस को। चलिए, द्वैध शासन होता क्या है ये देखते हैं। ऐसा शासन, द्वैध का मतलब दोहरा, द्वैध का मतलब दोहरा शासन।
ऐसा शासन जिसमें विषयों को यानी शासन करने वाले विषयों को दो भागों में बांटकर शासन किया जाए उसे ही द्वैध शासन कहते हैं। ठीक, अब ये दो भागों में कैसे बांटे अभी समझ में आएगा कि ये पहले तो यहाँ केंद्रीय और प्रांतीय विषय बांट दिए। ठीक, यानी केंद्रीय विषय ऐसे जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाए, प्रांतीय विषय ऐसे जिन पर प्रांतीय सरकार कानून बनाए। अब देखिए भारत में शासन की प्रणाली कैसे होती थी कि भारत में एक वायसराय होता था और फिर वायसराय के अंडर विभिन्न राज्यों के गवर्नर होते थे। ठीक, विभिन्न राज्यों के गवर्नर होते थे, कई सारे गवर्नर। ठीक, इस तरीके से अब देखिए प्रांतीय विषय, जैसे प्रांत को मिल गए 25-30 मान लेते प्रांत को 40 विषय मिल गए। ठीक, अब प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया, एक को बांटा आरक्षित और एक को बांटा हस्तांतरित। आरक्षित विषय, अब इसमें नाम में ही आरक्षण, इसमें इसका मतलब दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। आरक्षित विषय ऐसे विषय जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित होते थे, जैसे संचार हो गया, रक्षा हो गई, जैसे कि आपका वित्त हो गया। ठीक, ये क्या है, महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जो हस्तांतरित विषय डाले गए उसमें कौन कौन से, जैसे स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, ठीक, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, ये सब क्या हो गए, हस्तांतरित विषय में डाल दिए गए। यानी अंग्रेजों ने अपने पास ऐसे विषय रखे, आरक्षित रखे, जिनसे कि भारतीयों को कोई फायदा ना हो, हम जितना खून पी सके भारतीयों का पी सकें। ठीक, जितना अधिक पी पाए, तो इसलिए आरक्षित विषय यानी कि जिन पर, देखिए नाम में क्या लिखा, आरक्षित विषय पर शासन कौन करेगा, गवर्नर की कार्यकारिणी द्वारा संचालित। अब ये जो राज्य का गवर्नर होगा उसकी कार्यकारिणी में तो वही लोग आएंगे ना जो चापलूस होंगे या ज्यादातर अंग्रेज होंगे, वही लोग शामिल होंगे। गवर्नर कार्यकारिणी में वही शामिल होंगे, यानी गवर्नर उनके हिसाब से या अपने हिसाब से बढ़िया काम करेगा इन विषयों पर। तो जैसे कौन से विषय, रुपया पैसा संबंधित मामला है, वित्त विषय है। ठीक, कोई सुरक्षा संबंधित मामला है, सुरक्षा यानी पुलिस का विषय हो। ठीक, जैसे कोई संचार संबंधी मामला हो, डाक का विषय हो, ये सारे विषय हरामखोरों ने अपने पास रखे बढ़िया। और जो कि हस्तांतरित विषय में आइए, देखिए फिर कहा गया प्रांतों में हम बढ़िया चुनाव करवाएंगे और प्रांत में एक सरकार बनेगी और सरकार में कुछ लोग मंत्री बनेंगे और उसका मुखिया कौन होगा, गवर्नर। आज भी हम राज्यपाल को किस इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नर। ठीक, तो उसका मुखिया कौन होगा, सरकार का गवर्नर। तो जो मंत्री होंगे, गवर्नर मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करेगा। ठीक, अब ये विषय कौन कौन से दे दिए, देखिए गवर्नर मंत्रियों यानी जनप्रतिनिधि की सहायता से कार्य करेगा। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति, नहीं अगले साल चुन के नहीं भेजेंगी। ठीक, और जबकि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य हैं वो किसी प्रति उत्तरदायी है नहीं है, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से पकड़ेंगे चीज़ों को कंफ्यूजन कतई नहीं होगा। तो यहाँ पर हस्तांतरित विषय में जैसे स्वास्थ्य डाल दिया, शिक्षा डाल दिया, सड़कें डाल दी, ठीक, पानी का मुद्दा डाल दिया, पर्यावरण का मुद्दा डाल दिया, ये सब हस्तांतरित विषय में अंग्रेजों ने भारतीयों को दे दिया कि गुरु यहाँ तुम काम करो। ठीक, अब बताओ शिक्षा का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है, रुपया खर्चा होगा कि नहीं होगा। रुपया अगर खर्चा होगा, और रुपया विषय हरामखोरों ने अपने पास ले रखा है, वित्त का विषय। ठीक, महत्वपूर्ण विषय जो वित्त, ज़्यादातर वित्त का ही विषय होता था महत्वपूर्ण, तो वित्त का विषय अपने पास ले रखा है, पुलिस का विषय अपने पास ले रखा है। मैं लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वित्त है, पुलिस है, ठीक, यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा स्वास्थ्य का विषय। अब बताइए शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय पैसा खर्चा होगा कि नहीं, और पैसा हरामखोरों ने किसके पास रखा है, अपने पास, यानी आरक्षित विषयों में। ऐसे में जब ये मंत्री लोग कहेंगे कि भैया हम योजना बनाना चाहते हैं, हमको पैसा दे दो, तो अंग्रेज क्या कहेगा, पैसा तो नहीं देंगे। अब मंत्री क्या एक एक आदमी को जाकर समझा पाएंगे कि हमको अंग्रेज पैसा नहीं दे रहा है और इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहेंगे हम तुमको मंत्री बनाए हैं, हम तुमको वोट दिए हैं, तो काम काहे नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जो जनप्रतिनिधि है भारतीय है कि नहीं, यानी कि जनप्रतिनिधि चुने हुए भारतीय जनप्रतिनिधियों के प्रति ही भारतीय जनमानस में गुस्सा पैदा हो जाएगा और लोग क्या कहेंगे, तुम हमारा नेता बनने के काबिल नहीं हो। ठीक, इसलिए देखिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि एक तो भारतीयों को भारतीयों के प्रति ही आक्रोशित कर दो, भड़का दो,
और दूसरा उनको विभिन्न जाति समुदायों में बांट दो। और इसको नाम हरामखोर क्या दिए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट। आशा करता हूँ आपको द्वैध शासन प्रणाली समझ में आ गई होगी। ठीक, ये वही कंडीशन है जब 1757 के और 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। याद आया आप लोगों को? ठीक, याद कहाँ आएगा, मैंने पढ़ाया नहीं है तो कुछ लोगों को याद भी नहीं आएगा। तो ये थे आपके भारत शासन अधिनियम 1919 से रिलेटेड सारे फैक्ट। आज हमने यहाँ तक किया। देखिए, इतिहास का सिलेबस लंबा है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप कहानी किस्सों के माध्यम से इसे करेंगे तो मतलब बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और दूसरी चीज़ मैं एक और नोटिस देना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कोई प्रॉम्प्टर नहीं लगा होता है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी बोलने में एक हिचक आ जाती है, कभी कभी बोलने में अटक जाता हूँ। ठीक, तो उसे भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखना क्या है, उसे भी थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि भाई टीचर है, हर समय नहीं बोल सकता है, हर समय 10-15 मिनट 10 मिनट तक लगातार सीधे सीधे धड़ाधड़ फैक्ट नहीं निकल सकते, कोई मशीन नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये थे आपके सारे फैक्ट। अब हम उंगलियों पर इन फैक्ट को कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 से रिलेटेड सारे तथ्य। तो इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन हुआ। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था लागू की गई, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा व राज्य परिषद। सभी विषयों को केंद्रीय स्तर पर 2 भागों में पहली बार बांटा गया, केंद्रीय विषय व प्रांतीय विषय। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कॉटिस थे। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के तहत आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय लागू किए गए। आरक्षित विषय जहां गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से ही शासन करता था, वहीं आरक्षित विषयों में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मंत्री बनते थे, उनके हिसाब से वह शासन करता था। परंतु इन सारे विषयों पर किसी भी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर वायसराय तो राज्य स्तर पर सारे के सारे गवर्नर कभी भी अध्यादेश या यूं कहें कि कभी भी ओवर रूल कर सकते थे, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। और भारत शासन अधिनियम को 1921 में लागू किया गया। ये थे आपके सारे के सारे 1919 से रिलेटेड फैक्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट में अपनी बात कि जो लोग नए हैं वो अपना यहाँ से पीछे जाकर, यानी कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारे के सारे वीडियो देखें और आप लोग अपना नोट्स भी बनाते चलें। एक बार की मेहनत है, कर लीजिए। और जो लोग नए हैं, यानी कि अभी इंटर पास किए हैं, अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर में हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप आराम से पढ़ते जाइए। हम लोग आपको आपके तय समय में, जो हमने तय किया है उतने समय में सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट में आते हैं। लेट का मतलब है कि एक दिन गैप हो सकता है, हो जाए या कुछ भी, लेकिन सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। टेंशन रहित रहिए एकदम। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम सब्सक्राइब कर लें। और आप लाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने हित मित्रों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।